तो दोस्तों स्वागत है आपका प्रिपरेशन डेज में। और आज हमने प्रिपरेशन डेज पर एक खास पर्सनालिटी को इनवाइट किया है जो अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल में सेलेक्ट हुए। अल्ताफ हुसैन साहब सीजीएल में सेलेक्ट होने के बाद आज आपके सामने रूबरू हुए हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे अल्ताफ हुसैन साहब से और जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में। दोस्तों मेरा ये पूरा विश्वास है कि अगर आप बने रहे, अंत तक बने रहे इस वीडियो इंटरव्यू में, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। और आज के ज़माने में जब ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ये कहीं ख़ास होती हैं ये इंटरव्यूज़। ये इंटरव्यूज़ ना केवल आपको ताकत देती हैं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब, प्रिपरेशन डेज़ पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपने वक़्त निकाला, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपके इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया, मेरा जी, व्यूज़ रखने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जी। हुसैन और सर, अपने बारे में प्लीज़ हुँ, बताइए हमारे दर्शकों को, कब आपने ये जर्नी स्टार्ट की? कैसे मन में आया गवर्नमेंट जॉब की तरफ आना है, या क्या आपने कैसे आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ था सर? जी सर। मेरा नाम आफ़ताब हुसैन है, ठीक है? और मैंने कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि वेस्ट बंगाल में एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है। और उसके बाद मेरा कैंपस में प्लेसमेंट हुआ और मैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एज़ ए असिस्टेंट सिस्टम इंजीनियर जॉइन किया, ठीक है? जी, किंतु जॉइन करने के बाद ही मुझे समझ में आ गया कि ये लाइन मेरे लिए नहीं है, ठीक है? तो काफ़ी अनसिक्योरिटीज़ भी है और काफ़ी मुझे एक इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था उस फील्ड में। तो वहाँ से ही मुझे कुछ लगा कि नहीं, मुझे अपने लाइफ़ में कुछ और करना है। और उसके बाद से ही मैंने अपना फ़ोकस जो था वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ देना शुरू किया। उसके उस समय मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी कि क्या प्रिपरेशंस होती है, क्या एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे, मेरे कुछ बैचमेट्स थे, उन्होंने कुछ एग्ज़ाम क्रैक किया था एसएससी से। तो उन्हें देखकर मुझे भी प्रेरणा मिली कि मुझे भी ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए और मैं भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने 1 साल जॉब करने के बाद टीसीएस का जॉब छोड़ दिया और जॉब छोड़ने के बाद मैंने घर पर सेल्फ स्टडी के द्वारा प्रिपरेशन शुरू किया एसएससी के लिए। आप सर कौन से साल में ये कब आपका प्लेसमेंट हुआ था? कब की बात है? जी। मेरा प्लेसमेंट 2017 अगस्त में हुआ था और 2018 अगस्त तक मैंने जॉब किया था, पूरे 1 साल। और ओके। अगस्त के बाद मैंने जॉब क्विट किया और उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आ गया। और ठीक है। सर तो स्टार्टिंग में यूट्यूब जैसे हुँ, प्लेटफॉर्म पे ये बड़ी बहस चलती है, प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा हुआ कि आपका एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर में भी है। तो क्या जी, था सर, मतलब किस कारण आपको लगा कि प्राइवेट सेक्टर आपके लिए नहीं है? जी, बिल्कुल। देखिए, प्राइवेट जॉब अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, ये इसका एक कोई एक ऑब्जेक्टिव आंसर तो नहीं हो सकता। ये हुँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है इसका आंसर। किसको लाइफ में क्या अचीव करना है, उसको कैसा लाइफ़स्टाइल चाहिए, उसकी प्रायोरिटीज़ लाइफ में क्या है, उस पे डिपेंड करेगी कि वो कौन-सा रास्ता चूज़ कर सकता है। ठीक हुँ, है? तो अभी भी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ है। बहुत सारे हैं, मेरे फ्रेंड ये जो गवर्नमेंट जॉब छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में गए हैं, क्योंकि हुँ, उन्हें वो फ़ील या नहीं ठीक नहीं मिल रहा था उस गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है? तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिटीज़ क्या है और अपने आप को किस तरह अपने आप को फ्यूचर में एक्सप्लोर आप कर सकते हैं। ठीक है? तो यही है कि मेरा मेरा जो कि कोर्स ब्रांच से था मैकेनिकल, उसके बाद मैं आईटी सेक्टर में गया, तो वहाँ जाने के बाद ही मुझे अनकम्फर्टेबल फ़ील होने शुरू हो गया, क्योंकि मेरा उस सब्जेक्ट में ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं था, ना ही एक्सपर्टाइज़ था। ठीक है? तो वहाँ एक सपोर्ट वर्क ही है, आईटी इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो वर्क होते हैं वो सपोर्ट वर्क होते हैं। तो उसमें ज़्यादा आपका ना ही मेंटल एबिलिटी चेक होता है और ना ही आपको ऐसा कुछ नॉलेज उसमें चाहिए। जस्ट सिंपल सा एक वर्क होता है, रूटीन वर्क, जो कि आपको फ़ॉलो करना होता है। तो वो मुझे उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस अपनी जॉब में। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, और साथ ही साथ एक सिक्योरिटी की बात है, जो कि काफ़ी लोग आपको बोलेंगे गवर्नमेंट जॉब चूज़ करने का एक ही सबसे बड़ा रीज़न है, हुँ। एक सिक्योरिटी आपको मिलती है, ठीक है? तो ऐसी बात नहीं है, अगर आप अपनी जॉब के प्रति अच्छे से डेडिकेटेड है, तो वो सिक्योरिटी आपको प्राइवेट जॉब में भी मिलेगी। और आप प्राइवेट जॉब का ये बेनिफिट है कि आप जितना अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँगे, उतना ही अच्छा आपका फ्यूचर भी होगा। ठीक है? तो सबकी अपनी-अपनी राय है। मुझे लगा कि मेरे लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना ज़्यादा बेटर है। जी, जी। सर जैसे ही आपने ये डिसीज़न लिया, उसके बाद आपका पहला कदम क्या था? क्या आपने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को जॉइन किया, या फिर आपने
यूट्यूब वीडियोस पे जाकर अपने आप को तैयार करना स्टार्ट किया? क्या पहला कदम था सर? जॉब छोड़ने के बाद तो मेरा पास ना कोई स्ट्रेटेजी थी, ना कोई रास्ता था, ना कोई गाइडेंस था कि आगे क्या करना है। हाँ, बस कुछ नाम पता थे एग्जाम के कि एक WBCS जो सिविल सर्विस एग्जाम होता है, SSC CGL एग्जाम होता है, CHSL एग्जाम होता है, ये सब नाम पता थे मुझे, बाकी और कुछ पता नहीं था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिसर्च करना शुरू किया इसके बारे में, इस एग्जाम के बारे में, पैटर्न क्या है, क्या क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 1-2 महीने रिसर्च करने के बाद मुझे एक आइडिया हो गया, और काफी रिसोर्सेस अवेलेबल है। अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो यूट्यूब है, कोरा है, गूगल है, कहीं से भी आप अगर रिसर्च करना चाहें तो काफी आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बस आपको सही इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और उससे अपने आप को अपडेट करना है। तो वही काम मैंने 1-2 मंथ किए। उसके बाद मुझे एक आइडिया हो गया कि एग्जाम में क्या पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, उसको बेस करके और मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की। एक 6 to 8 मंथ का पीरियड लगभग मुझे लगा था अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में, जो कि SSC एग्जाम को क्रैक करने के लिए इनफ है। मेरा जो मानना है 6 to 8 मंथ का समय, तो उसमें मैंने प्रिपरेशन की और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था 2018 CGL का एग्जाम, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर हुआ विद ए गुड रैंक, डिसेंट रैंक। अब सर अगर आपको अपना स्कोर याद हो टियर 1 टियर 2 का, तो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे प्लीज? जी, मेरा टायर 1 में 189 मार्क्स थे, और टायर 2 में मेरे मैथ्स में 172 और इंग्लिश में 190 मार्क्स थे। तो सम करने के बाद मेरा टायर 3 में 70 मार्क्स थे डिस्क्रिप्टिव में, और मेरा टोटल जो था आउट ऑफ 700 621 मार्क्स थे। सर जैसा आपने मेंशन किया कि 6 महीना तैयारी इनफ होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डिस्कस में लगे रहते हैं कि 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, कई कई लोग तो सालों तक पढ़ते रहते हैं। आपका क्या मानना है सर, कितने घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट होती है, कितने टाइम तक? आप क्या सोचते हैं इस पे? जी, घंटे के बेसिस में तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं की है, ठीक है, और वो बेसिस मुझे नहीं लगता कि सही भी है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट कितना, अगर आपका इंटरेस्ट है आज पढ़ने का तो आप 10 घंटे 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो अगर आप जबरदस्ती पढ़ रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट भी नहीं करेगा इन ए लॉन्ग टर्म। तो जब आपको जितना इंटरेस्ट है, अगर 6 घंटे आपका इंटरेस्ट है पढ़ने का, तो 6 घंटे ही पढ़िए, फोकस के साथ पढ़िए, और उसके बाद अगर आपको और कुछ इंटरटेनमेंट के लिए करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो आवर्स मैटर नहीं करते, यहाँ पे मैटर करता है कि आप कितने अपने एग्जाम के लिए फोकस है और कितना आप अपने मटेरियल्स को कंसाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल्स बहुत ज़्यादा है। कोई भी आप एग्जाम के लिए अगर आप मटेरियल देखने जाइएगा तो बहुत सारे, आप यूट्यूब में ही अगर कुछ सर्च कीजिएगा तो हज़ारों आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे एक एक टॉपिक पे। तो जितना हो सके अपने आप मटेरियल्स को फोकस करिए, कंसाइज करिए, और उसको जितना हो सके रिवाइज करिए, वही काफ़ी है। यहाँ पे कोई आवर्स मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता है। जी। सर सीजीएल जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने में कोचिंग कितना हेल्पफुल है या इम्पोर्टेंट है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आजकल जहाँ पे लाखों बच्चे हैं, कुछ हजार सीट्स हैं, इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, कोचिंग आपके अनुसार कितना महत्वपूर्ण है? क्या आपने कोचिंग लिया था? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, मैंने तो कोचिंग नहीं ली थी, लेकिन मेरा मानना है कि कोचिंग लेना या ना लेना ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। आप किसी की बात सुनकर या किसी की बातों में आकर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते या कोचिंग छोड़ नहीं सकते। आपके अंदर की फीलिंग आनी चाहिए कि क्या मैं कंफर्टेबल हूँ प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए। कोचिंग कभी भी आपको एग्जाम क्रैक नहीं करवाएगा। कोचिंग आपको एक गाइडेंस दे सकता है कि एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, वो आपको गाइड कर सकता है। तो अगर ये गाइडेंस आप खुद से कलेक्ट कर पा रहे हैं रिसर्च करके या कुछ भी आप अपने टाइम देकर, तो वो इनफ है आपके लिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, आप कंफर्टेबल नहीं है, आपको तकलीफ हो रही है, आपको मुसीबतें आ रही है, आपको पैटर्न समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप कोचिंग के लिए जा सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, मेरा ये मानना है। सर इन एग्जाम्स में स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक 6 महीने तक का टाइम आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना पड़ता है। स्ट्रेस कैसे मैनेज करें सर? ये सवाल खासकर आज के कॉन्टेक्स्ट में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोरोना के टाइम में जहाँ बहुत बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं, तो आपने कैसे अपने आप को मेंटेन रखा, कंपटीशन के स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया? ये बताइए सर प्लीज। जी, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है
कोई भी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और मोटिवेट रखना अपने आप को हर समय, क्योंकि अभी का जो एग्जाम का पैटर्न हो चला है, एक एग्जाम कंडक्ट कराने में आपको 4 से 5 साल लग रहे हैं ज्वाइनिंग आने में, तो ये काफी ज्यादा ही डीमोटिवेटिंग है आजकल के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट एसएससी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना शुरू ही नहीं कर पाते इसी डर को लेकर कि अगर वो शुरू करेंगे तो उनको 4 साल देना पड़ेगा इसके लिए। आखिर में अगर उनका फर्स्ट चांस में सिलेक्शन हो भी गया तो भी 4 साल लग जाएंगे उनको अपने फर्स्ट सैलरी पाने के लिए। तो ये काफी बड़ा फैक्टर है गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए, इसीलिए मैक्सिमम लोग बैंकिंग या प्राइवेट सेक्टर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं आजकल। ठीक है, लेकिन ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप डेडिकेटेड है अपनी स्टडी को लेकर और अपने गोल को लेकर, तो आपको विदाउट एनी डाउट प्रिपरेशन करनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए, और खासकर एसएससी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। 4 साल लगे या 5 साल लगे, ये आपके हाथ में नहीं है, ये कमीशन के हाथ में है। ठीक है, वो कितने सालों में एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, लेकिन आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है हर समय हर घड़ी। ठीक है, इसके लिए मुझे भी बहुत बार प्रिपरेशन करते समय ऐसा लगा कि शायद मेरे नहीं हो पाएगा, या मुझे भी स्ट्रेस आ रहा था, या मुझे भी लग रहा था कि मैंने गलती कर दी कि जॉब छोड़कर। उस समय फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी सही नहीं थी, तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई है, जॉब इतनी अच्छी जॉब थी मैंने छोड़ दी और मैं प्रिपरेशन करने आ गया। तो हर समय वो प्रेशर भी बना रहता है, और फैमिली का भी एक प्रेशर होता है कि बच्चा जॉब छोड़कर तैयारी कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं। तो ये सारे फैक्टर आपके माइंड में घूमते रहते हैं कभी ना कभी, और ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना, अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। और उसके मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर कोई स्टूडेंट के लिए हो सकता है तो वो उसके पेरेंट्स है। इससे बड़ा मोटिवेशन उसको कुछ नहीं मिल सकता, चाहे वो कोई भी वीडियो देखे, कोई भी लेक्चर देखे, कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके दिल में ये है कि मैं अगर इस जॉब को पालूं तो मैं अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं उनके जो सपने हैं उनको पूरा कर सकता हूँ एक अच्छे वे में, जो उन्होंने मेरे लिए कष्ट उठाए हैं पूरी जिंदगी, मैं उनको उसके बदले कुछ तो उनको दूं। ये अगर आपके मन में है कि आप पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं अच्छा, तो ये आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, कभी भी डिमोटिवेट नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही दोस्तों, जो बातें सर ने कही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको तैयारी करते वक्त अपने पेरेंट्स का चेहरा ध्यान में जरूर रखना है। बहुत ही टफ सिचुएशन के साथ उन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, अब वक्त आ गया है कि उनको उनका जो दाम है वो दिया जाए। तो सर ये बताइए, रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में? आपने कितनी बार रिवीजन किया था, और क्या सलाह देना चाहेंगे फ्यूचर के एस्पिरेंट्स को रिवीजन के लिए? कि रिवीजन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खासकर एसएससी के एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है। सिलेबस बहुत ज्यादा इन द सेंस, मतलब आपका कोई यहाँ पे प्रिपरेशन का अंत तो नहीं है। अगर आप एक एक सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करना चाहे, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, तो उसके बहुत से क्वेश्चन, हजारों हजारों क्वेश्चन है, हजारों हजारों वोकेब्स है, इसका अंत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इससे आपको जरूरी है, इससे ज्यादा जरूरी है कि अपने एग्जाम का फोकस करिए, अपने मटेरियल्स को फोकस रखिए, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। आप जितना रिवीजन करिएगा उतना ही अच्छा आपको एग्जाम में आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, सारा कुछ पढ़ लेना, 2 3 4 बुक पढ़ लेना, उसको रिवाइज ना करना, एग्जाम में एट लास्ट आपको कोई फायदा नहीं देने वाला है। तो जितना हो सके आप एक, अगर चैप्टर के 100 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो उस 100 क्वेश्चन को मिनिमम 2 से 3 बार रिवाइज। सर, मैथ्स और इंग्लिश ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत मेजर रोल अदा करते हैं एसएससी में। अगर आपने इन दो सब्जेक्ट पर काबू पा लिया तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। आपने मैथ्स और इंग्लिश के लिए कौन सी किताबों को चुना और कैसे तैयारी की, ये जरूर बताइए हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को। जी, सबसे पहले मैं थोड़ा मैथ्स के बारे में बता रहा हूँ। मैथ्स में मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे मैथ्स में बेसिक में तो उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन फिर भी जब आप एसएससी की तैयारी करने जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे कुछ पैटर्न ही अलग है। एग्जाम में जो पैटर्न आ रहे हैं, जो स्पीड चाहिए वो आपको लानी पड़ेगी, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो। तो वो स्पीड आपको लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नए नए टेक्निक्स, जो टाइम सेविंग टेक्निक्स है वो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए मैथ्स में आपका 2 पार्ट है, एक अर्थमेटिक और एक एडवांस। अर्थमेटिक के लिए आपको बेसिकली, अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप चाहे तो राकेश यादव बुक को फॉलो कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक है।
वो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छी जो टेक्निक्स है वो आपको बता देगी कि कैसे कम समय में एग्जाम कोई भी पेपर को सॉल्व कर सके। अगर आपका बेसिक थोड़ा सा वीक है तो पहले आपको अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद आप ये राकेश यादव का कोई भी एसएससी की बुक्स को फॉलो कर पाएंगे। तो बेसिक को ठीक करने के लिए या तो आप एनसीईआरटी की बुक्स कर सकते हैं 9-10 की, उससे आपकी बेसिक्स क्लियर हो जाएंगी, या फिर आप कोई भी आपका जो फेवरेट टीचर्स है यूट्यूब में, आप उनकी चैप्टर वाइज जो वीडियोस है, जो चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है वो उस जाके वीडियो, वो पार्टिकुलर वीडियो आप उस चैप्टर की जाके देख सकते हैं। इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप बुक्स में जाके जितना प्रैक्टिस कर पाए, जितने अपने आप को रिवाइज कर पाए, उतना अच्छा आपको मार्क्स में इंक्रीज होगा। जी। और दूसरा पार्ट है इसका एडवांस। एडवांस के लिए मैं प्रीफर करूंगा कि आप जो कि बहुत अच्छे सर जो मैंने भी उनको फॉलो किया है, अविनेश सर को फॉलो कर सकते हैं। काफी रिलायबल हैं और काफी आप ऑथेंटिक आपको वहाँ पे मटेरियल्स वगैरह मिल जाएंगे। एडवांस के लिए उनके बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ से भी चाहे तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उनकी बुक से प्ले विथ एडवांस, उसको भी आप प्रीफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। और इंग्लिश के लिए सर? इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश में 3 पार्ट है। अगर इंग्लिश को बांटेंगे तो हम 3 पार्ट मिलेगा। पहला ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे बड़ी जो गलती यहाँ पे स्टूडेंट मैंने जो देखा जो कर रहे हैं वो है कि वो सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं ग्रामर के ऊपर, जो कि बहुत, मेरा जो मानना है कि ग्रामर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एसएससी सीजीएल के एग्जाम के लिए। बिल्कुल। अगर आप एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको आपका 80% जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो आपके कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होना चाहिए। बिल्कुल। मैं खुद एक हिंदी बैकग्राउंड से पढ़ा लिखा स्टूडेंट हूँ, मेरा भी इंग्लिश बहुत वीक था और अभी भी है, अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की, डेली पढ़ता हूँ। तो इससे मुझे जो लगा, मेरा जो वीकनेस था वो था कि मैं काफी टाइम लगाता था एक पैसेज को पढ़ने में, उस पैसेज को पढ़कर उसको समझने में मुझे काफी वक्त लग जाता था। और यही वक्त आपको कम करना है जितना कम हो सके। जैसे आपको हिंदी को पैसेज को पढ़ेंगे उसको समझने में आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैबिट है। उसी तरह आपको इंग्लिश को रीड करने की हैबिट बनानी होगी कि आप कितना अच्छे से रीड कर सकते हैं इंग्लिश को, कितना फास्ट रीड करके कितना जल्दी उसको आप कॉम्प्रीहेंड करके उसका मतलब समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना। और न्यूज़पेपर में भी आपको सारे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने, अगर आप सिर्फ ओपिनियन से एडिटोरियल के जो पेज होते हैं उनके, वो एडिटोरियल पेज अगर आप डेली बेसिस पे पढ़े, आपको हर एक न्यूज़पेपर में ऑन एवरेज 4 to 5 एडिटोरियल छपते हैं। और ये सिर्फ पैसेज में ही नहीं, ये सिर्फ पैसेज में ही हेल्प नहीं करेगा बल्कि आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और जितने भी आपको कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते एग्जाम में उनको ये आपको ये मदद करेगा उसमें। साथ ही साथ दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन के बाद। तो वोकैब्स आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा अगर आप इंग्लिश में ऑन एवरेज से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारी बुक्स हैं एसएससी की जिसमें वोकैब के बहुत सारे वोकैब दिए हुए, जैसे नीतू सिंह की बुक है बिगिनर्स के लिए, एसपी बख्शी की बुक है, एमबी पब्लिकेशन एकी सिंह की जो बुक है, तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं। नीतू सिंह आपको बेसिक जो वोकैब्स है वो आपको कवर हो जाएगा। एसपी बख्शी से आपको मेंस लेवल का जो वोकैब्स आते हैं वो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। और आप अपना 10 to 15 मार्क्स अगर इंक्रीज करना चाहते हैं आइडियम फ्रेजेस या 1 month सब्सटीट्यूशन में, तो वो आप एमबी पब्लिकेशन की बुक, उसमें 1500 करके दोनों दिए होंगे, तो वो आपको 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज करा देंगे मेंस में। तो ये तीनों बुक्स की अगर आप सिर्फ वोकैब्स कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ कंप्लीट नहीं करना है इसमें आपको, सिर्फ वोकैब्स के चैप्टर अगर आप कॉम्प्रीहेंड कंप्लीट कर लेते हैं, और इसमें देखिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप कोई भी ट्रिक लगाइए या फिर कोई स्टोरी बनाइए और वोकैब्स याद हो जाए। तो मेरा मानना है कि इसे आप ज्यादा वोकैब्स याद नहीं कर पाएंगे, आपको रटना ही पड़ेगा, वोकैब्स को रटना ही पड़ेगा। और रटना ऐसा नहीं है कि आप एक वोकैब्स को आप एक दिन में आप 10-15 वोकैब्स रट रहे हैं, ऐसे करके एसएससी की तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको ऑन एवरेज 6000 to 7000 वोकैब्स याद करने पड़ेंगे एसएससी के लिए। तो उसके लिए आपको एक टारगेट बनाना होगा कि मैं आने वाले 2 घंटे, अगर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ वोकैब्स के लिए दे रहा हूँ 2 घंटे, तो 2 घंटे में आज मैं 200 वोकैब्स पढ़ना है मुझे कैसे भी करके। तो वो 2 घंटे में आपको 200 वोकैब्स पढ़ना पड़ेगा और रटना नहीं, आप बस पढ़िए उसको, पढ़कर उसका जो मीनिंग है उसको आप एक बार पढ़िए, माइंड में लाइए। अगर यही चीज आप 4 बार 5 बार 10 बार करेंगे तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और उसका मतलब क्या होता है आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो वोकैब्स को रट्टा मारना नहीं है, जस्ट आपको जैसे आप स्टोरी पढ़ते हैं
उस स्टोरी की तरह ही आपको वोकेब्स को पढ़ना है डेली बेसिस पे 2 घंटे 3 घंटे जितना आप दे सकते हैं, और एक टारगेट वाइज आपको वोकेब्स कंप्लीट करना होगा कि आज मैं 2 घंटे में 200 वोकेब्स या 300 वोकेब्स मैं आज देखने वाला हूँ। तो ऐसे करके आप चलेंगे तो काफी कम समय में 2-3 मंथ में ही आप चाहेंगे तो एक वोकेब्स का अच्छा आपका जो बैंक है वो कलेक्ट हो जाएगा आपके। सर बहुत बहुत धन्यवाद, ये गोल्ड माइंस आपने शेयर किया है फ्यूचर के एस्पिरेंट्स के लिए। आखिरी सवाल आपसे सर, क्या कहना चाहेंगे आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो अभी भी एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपका क्या उनके लिए शब्द होगा उन तमाम फ्यूचर एस्पिरेंट्स? जी, मैं बस एक ही सजेशन देना चाहूँगा जो एस्पायरेंट्स हैं, अभी बहुत टफ टाइम है, ठीक है? एग्ज़ाम कब होगा ये भी पता नहीं है, एसएससी कब एग्ज़ाम लेगी कोई ठीक नहीं है, एग्ज़ाम कब कंप्लीट होगा, कब ज्वाइनिंग आएगी कोई ठीक नहीं है। इसीलिए आप अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, अपने टारगेट पर फोकस करें, क्योंकि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम तो होना ही है, एग्ज़ाम नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, और जब भी एग्ज़ाम होगा आपको कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। आप एक्सक्यूज देंगे, आपके जगह पे कोई दूसरा स्टूडेंट आपका सीट सिलेक्शन ले जाएगा। तो आप अपने आप को तैयार करते रहिए, डेली बेसिस पे मोटिवेटेड रखिए, प्रिपरेशन कंटिन्यूअस करते चलिए। जब भी एग्जाम होगा आपको परफॉर्म करना है, आपको एक अपने लिए एक अच्छी सी पोस्ट सेलेक्ट करनी है एसएससी सीजीएल के थ्रू। थैंक यू सो मच सर, आज आपने वक्त निकाला, आज हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। हम ऐसा आशा करते हैं आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, बचाव से रहें। अगेन थैंक यू सो मच।